बेबाक बात में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और आज हमारे साथ हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और जाना माना चेहरा सुधांशु मित्तल की बात हम कर रहे हैं। सुधांशु मित्तल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत सारी बातें इनसे होंगी, कैसे इन्होंने संघर्ष करके ये मुकाम पाया उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत सारी बातें होंगी सर आपसे। सर देख रहे हैं हम जिस तरीके से अगर मुल्क के माहौल की बात हम करें तो सब कुछ सही चल रहा है और मोदी हुकूमत को तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। पर कुछ कुछ बातें हो जाती हैं इस मुल्क में। कोई कहता है कि ये जो ताजमहल है ये तो ये हमारी पहचान नहीं है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। कोई कहता है कि ये तो गद्दारों ने बनवाया था। तो जब इस तरह की बातें होती हैं तो सुधांशु मित्तल को कितना दर्द होता है अंदर से, कितना वो तड़पते हैं? खुर्शीद भाई, इस सारे विषय में मैं एक सबसे चीज़ कहना चाहता हूँ जी, खासतौर से मीडिया से एक चीज़ कहना चाहता हूँ। मीडिया को हमेशा चीज़ों का एक मूल्यांकन करना चाहिए कि जो कहा जा रहा है वो व्यवस्था है या वो अपवाद है। हो क्या रहा है कि किसी भी अपवाद को उठा के हम मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुद्दा होता ही नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री कहते तो मुद्दा है, ठीक। पार्टी अध्यक्ष कहते तो मुद्दा है, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कहते तो मुद्दा है, गृह मंत्री कहते मुद्दा है। लेकिन कोई व्यक्ति कुछ बोल दे वो मुद्दा हो जाएगा क्या? सर लेकिन कोई व्यक्ति तो नहीं कह सकते। अगर संगीत सोम बोल रहे हैं, संगीत सोम पार्टी के अधिकृत वक्ता नहीं है तो उनकी राय एक व्यक्तिगत राय हो सकती है, वो कभी संगठन की राय नहीं होती है। देखिए, भाजपा में 10 करोड़ सदस्य हैं। अगर हर व्यक्ति की व्यक्तिगत राय को भाजपा की राय बना के राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया जाएगा तो मुझे लगता है ये कहीं पार्टी के टिकट पे जीता हुआ व्यक्ति या कोई आदमी अगर ये बात करता है उससे फिर तो सवाल उठते हैं ना साहब। व्यक्तिगत हो गया ना। ये संगीत सोम की राय है, ये भाजपा की राय नहीं है। और क्या संगीत सोम इतने महत्वपूर्ण है कि उनकी राय राष्ट्रीय स्तर का पे चर्चा का विषय है? और मुझे लगता था कि जब एक बार योगी जी ने उसके विषय में स्पष्टीकरण कर दिया तो ये चर्चा का विषय ही नहीं होना चाहिए। देखिए, ये मैंने गौ रक्षकों का विषय में लेके देखा। मैंने पिछले 4 साल में गौ रक्षक के विषय पे कितनी घटनाएं हुई हैं, कितने लोगों की हिंसा में जान गई? हाँ, जो लिखित है या जो रिकॉर्ड है 3 नहीं, टोटल 68 है सर। नहीं 68 है सर, जो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 68 है सर। आप पिछले 4 साल में मैं आपको चुनौती देता हूँ। मैं कह रहा हूँ 68 है सर, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 68 है। मैं आपसे वही सर, इसमें बहस का मामला ही नहीं है। पुलिस के मुताबिक 68 है। मैं एक 68 है सर। मैं एक बार कहता हूँ 68 अपवाद हुआ या व्यवस्था हुई? मैं क्यों कहता हूँ, सुनिए क्यों कहता हूँ। आज रास्ते में चलते हुए टक्कर में आक्रोशित होके हत्याएं हो जाती हैं। ठीक है। उनकी संख्या जानते कितनी है? 12,000। वो एक चिंता का विषय होगा। जिस अपवाद को लेके प्रधानमंत्री कहें ये गलत है, जिस अपवाद को लेके मुख्यमंत्री गृह मंत्री कहें, मुख्यमंत्री कहें, जिन्होंने ये करा उनको जेल में डाल दिया जाए, फिर कहा जाए ये देश की व्यवस्था है, देश का माहौल है। ये तर्कसंगत, ये न्याय संगत है या अन्याय है? लेकिन सर आवाज तो उठेगी ना। 4 साल में घटनाएं जो है वो कम नहीं होती। नहीं साहब, 68 घटनाएं नहीं है। निर्भया का एक कांड ही पूरे देश को हिला करके रख देता है। संसद को कानून बनाना पड़ता है साहब। मैं आपसे वही समझा रहा हूँ, निर्भया का एक कांड होगा, लेकिन रेप कितने थे? रेप 15,000 थे। प्रश्न, और वो अभी भी नहीं रुक रहे हैं। सुनिए नहीं, अब देखिए, हिंदुस्तान के कानून में एक 302 होता है कि कत्ल जो करेगा वो गलत है और उसकी सजा उसकी मौत है या आजीवन कारावास है। ये कानून है, कानून बना हुआ है, लेकिन कत्ल फिर भी होते हैं। कानून व्यवस्था के प्रश्न को हम एक समाज का की अभिव्यक्ति का प्रश्न बना देंगे, ये तो ठीक नहीं है। गौ हत्या को लेके या गौ रक्षक किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने गौ हत्या कर रखी हो या गौ के साथ कुछ कर रखा हो, उसको पकड़ने में अगर कानून अपने हाथ में लेते हैं तो ये कानून व्यवस्था का प्रश्न है।
और कानून अपना काम करता है, जो लेता है कानून तोड़ता है उसको सजा देता है, उसको जेल में ऐसा माना जाता है सब जब सरकारें बदलती हैं तो कुछ लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। देखिए ये जब समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी जब उत्तर प्रदेश में, तो उस वक्त बड़े दंगे हुए थे, कह रहे थे कि भाई कुछ लोगों के हौसले बुलंद हो गए और जो है वहां पर आपराधिक घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही थी, लूटपाट बहुत हो रही थी कि गुंडों का राज आ गया है। तो जब ये इस तरह की घटनाएं बढ़ी तो लोग सवाल करेंगे ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि कितनी बढ़ी, और भाजपा शासित प्रदेशों में कितनी बढ़ी, या भाजपा के आने के बाद कितनी बढ़ी। मैं आज आपको चैलेंज करता हूं, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, भाजपा शासित प्रदेशों में अगर 68 कांड हुए होंगे तो मैं राजनीति त्याग दूंगा। सर मैक्सिमम वही हुए हैं। नहीं, फिर गोलमोल बात होती है, गोलमोल बात नहीं। और सुनिए, और मैंने आपसे क्या कहा, मुझे आप कहिए, देखिए वो तो जम्मू कश्मीर में भी रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि संगठन में भी हुए हैं, वेस्ट बंगाल में भी हुए हैं। एक सेकंड, अभी 2.5 महीने पहले वेस्ट बंगाल में 2 लोगों को मारा गया, 2 नौजवानों को मारा गया था। आपसे कह रहा हूं, आप कहिए कि भाई देखिए आपका संरक्षण मिल रहा है इनको, है तब जो है कटघरे में खड़ा करने का हक है कि संरक्षण मिल रहा है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो बोलते हैं साहब। नहीं, प्राइम मिनिस्टर क्यों, हर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और जो करता है उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। तो कानून व्यवस्था का प्रश्न होगा या समाज का की अभिव्यक्ति का प्रश्न हो जाएगा, या ये सैफ्रनाइजेशन का प्रश्न हो जाएगा। जब चीज़ों को हम लोग उनके परिप्रेक्ष्य में ना देख के एक राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं, चश्मे से देखते हैं, तो क्या होता है, हम व्यवस्था को दूषित कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए। मैं आपको फिर ये कह रहा हूं कि एक राजनीतिक षड्यंत्र में एक राजनीति को बदनाम करने के लिए एक कानून व्यवस्था के प्रश्न को आप एक किसी समुदाय से या किसी एक विचार से जोड़ कह रहे हैं कि चाहे पहलू खान की घटना हो, चाहे वो अखलाक की घटना हो, चाहे वो ट्रेन में मारा गया था एक अलवर का, वही चाहे कोई घटना हो, अगर ये एक कानून व्यवस्था का प्रश्न है तो ये कानून व्यवस्था का प्रश्न है, और उसको कानून व्यवस्था में अगर कुताई हो या ढिलाई हो, ठीक है। तो लेकिन आप एक बात तो मानेंगे साहब, देखिए घटनाएं पता नहीं आप क्यों 3 बता रहे हैं, जबकि 68 तो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक है साहब। आपकी मेरी बहस ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको चैलेंज करा है, मैंने आपको यहाँ पे चुनौती दी है, मैं यहाँ पे फिर दोबारा आपसे मिल लूंगा। चुनौती दे रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद भाजपा प्रदेशों में अगर 68 घटनाएं होंगी, राजनीति त्याग दूंगा। हिमाचल में भी हुई है, मैंने बहुत कुछ, कश्मीर में भी हुई है, वेस्ट बंगाल में भी हुई है। क्या बोला, पहले ही कह रहा हूँ कि मैं आपसे कह रहा, आप बताइएगा ना कितनी। मुखिया कौन है इस देश का सर? मुखिया कौन है जो कानून व्यवस्था? सुनिए, देखिए सवाल तो उठेगा। फिर ये दुर्भाग्यपूर्ण चीज है, इस देश में कानून व्यवस्था का हक प्रदेश का है, बिल्कुल है। अगर केंद्र उसमें दखलंदाजी करता है तो आप कहते हो ये संवैधानिक इम्प्रोप्राइटरी है, आप कहोगे संविधान का उल्लंघन हो रहा है, और इधर आप कह रहे नहीं साहब आप उसमें दखल करिए। भाई तय कर लीजिए, ये नहीं होगा चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे घर वालों का, ऐसे कैसे हो जाएगा? अगर उनकी जिम्मेदारी है तो फिर वहां पे कानून व्यवस्था को लेके कार्रवाई करने का भी हक उनका होना चाहिए। ये बताइए साहब, ये जो गैर जिम्मेदारान बयान आते हैं पार्टी के लोगों की तरफ से भी, आपको क्या लगता है वो खुद की सियासत चमकाने के लिए करते हैं? लेकिन आपको कहीं ये नहीं लगता साहब, देखिए जब बयान कोई देता है, अब चाहे संगीत सोम की बात कर लो या साक्षी महाराज की बात कर लो या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी की बात कर लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं साहब जो कई बार गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। जब ये बयान देते हैं, बता दिया जाता है कि ये निजी बयान है इनके, लेकिन आपको लगता है कि जब ये बयान दे देते हैं उसका नुकसान तो होता है समाज में, समाज को तकसीम करने की या बांटने की कोशिश की जाती है, उनका समाज में जो नुकसान होता है, चाहे वो वैसी हो, सुनिए या आजम खान हो, कोई भी हो, चाहे उनका नुकसान समाज में उनके बयान से नहीं होता है, नुकसान समाज का होता है उनके बयान को तवज्जो देने से। जो आज मीडिया उनके बयानों का जिनकी सार्थकता नहीं है, उन बयानों को जब प्राइम टाइम ब्रेकिंग न्यूज़ बनाता है, तब वो समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभा रहा है या नहीं निभा रहा है, ये भी सोचना चाहिए। आपको लगता है कि मुझे आप एक चीज़ बताइए, अस्तित्व में जिस व्यक्ति की कोई सार्थकता नहीं हो, उस व्यक्ति के बयान को राष्ट्रीय स्तर पर उसको मुद्दा बनाना कौन सी न्याय है या कौन सी जिम्मेदारी का काम है? कोई जिम्मेदार व्यक्ति जो किसी एक संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो बोलेगा तो वो संस्थागत बयान हो गया। का प्रतिनिधित्व कर रहा है, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट, वो व्यक्ति, देखिए एक तरफ इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए हम लोग झंडा लेके चलते हैं, हम लोग पोस्ट कार्ड लेके चलते हैं, उसकी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगर गैर जिम्मेदार है तो गैर जिम्मेदार है। आप उस गैर जिम्मेदार व्यक्ति के बयान को आप राष्ट्रीय स्तर पर
एक विचार से जोड़ करके या एक सत्ता से जोड़ करके जब बताते हैं तो ये जिम्मेदार बात है या गैर जिम्मेदार? क्योंकि आप जो है वो चीज़ों के ऊपर बड़ी गहराई से पकड़ रखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, लंबे वक्त से सियासत में हैं। ये जो इस वक्त माहौल है मुल्क का, और ऐसा माना जा रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए भी, टेलीविज़न की खबरों के ज़रिए भी, मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए भी, कि जो पॉपुलैरिटी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वो थोड़ी सी कम हुई है। और पिछले दिनों जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये भी कहा था कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान मत दो, कुछ भी चलता है यहाँ पर। तो इसका मतलब थोड़ा सा वहाँ पर निगेटिव चल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा है, और किन कानूनों की वजह से, कौन सी वो वजूहात हैं, कौन सी वजह है जिसका देखिए असर है? एक तो ये जो पॉपुलैरिटी वाला प्रश्न है ना सर, ये ऊपर नीचे होती रहती है सर। ये देखिए, हाँ, ये तो होती रहती है। ताकि 5 साल जब होंगे तो वही स्तर 5 साल रहेगा, हर महीने, हर घंटे, हर दिन रहेगा, नहीं होता है। फ्लक्चुएट होता रहता है। प्रश्न हमेशा क्या होता है कि किस नियत से, किस नीति से और किस समर्पण और अर्पण से आप जन सेवा कर रहे हैं। अगर आपकी नीति स्पष्ट है, नियत साफ है और समर्पण और अर्पण है, फिर चिंता नहीं करते। कुछ व्यवस्थाएं जब ठीक करी जाती हैं तो उसमें हम कंपन होती है। कंपन क्यों होगी? क्योंकि उसके साथ कुछ लोगों के फायदे भी जुड़े होते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के नुकसान भी जुड़े होते हैं। तो जब भी व्यवस्था को हिलाएंगे आप, तब कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन अगर आपकी नियत और नीति दोनों में स्पष्टता है और देश हित आपके मन में है, तो फिर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि व्यवस्थाओं को ठीक करें, तो होनी चाहिए। सर, जीएसटी के ऊपर तो पार्टी के लोग ही सवाल उठा रहे हैं, नोटबंदी के ऊपर पार्टी के लोग ही सवाल उठा रहे हैं, और शायद यही वजह है जो जीएसटी का जो मसला है सर, उसके ऊपर जो है उनको तरमीम करनी पड़ी, कुछ बदलाव करने पड़े हैं। और हर महीने, हर 2-3 महीने में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है और कुछ बदलाव करते हैं। फिर पहली बात दबाव में आकर के ऐसा माना जा रहा है, दबाव में आकर। पहली बात जीएसटी के बारे में समझ लीजिए। जीएसटी किसी एक राजनीतिक विचार की अभिव्यक्ति नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद इस देश के हर राज्य ने इसको स्वीकारा है। बिल्कुल ठीक है। और इसमें हर राजनीतिक संगठन के लोग, उन्होंने जीएसटी को स्वीकारा है। तो जब देश की पूरी राजनीति में इसकी स्वीकार्यता है, तो ये किसी एक सरकार से जोड़ के या किसी एक राष्ट्रीय दल से जोड़ के इसको या इसका क्रेडिट या डिस्क्रेडिट देना शायद ठीक नहीं होगा। एक दूसरा, जब इतना बड़ा परिवर्तन आप लेके आते हैं तो हर चीज बिल्कुल पहले दिन से ठीक होगी, परफेक्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता। सोचना ही गलत है। ठीक। और अगर कोई कमी है तो उसमें अहंकारी होके नहीं, हम तो नहीं ठीक करेंगे, वो नहीं होना चाहिए। कोई कमी जैसे जैसे व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आपके सामने लाई जाती है, उसको ठीक करना चाहिए। अब इस ठीक करने की प्रक्रिया को अगर आप कहें कि देखिए ये तो बार बार बदल रहा है, बार बार, ये ठीक थोड़ी है। आपको लगता है कि माइनॉरिटी तबका, मुस्लिम तबका थोड़ा सा खौफजदा है? खुद का आकलन क्या कहता है आपका? मेरा खुद का आकलन कहता है कि राजनीति में मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा गया, इंसानों की तरह देखा ही नहीं गया। सरकारों का फर्ज ये था कि उनको शिक्षा दी जाए, उनको व्यापार दिया जाए, उनको व्यवसाय दिया जाए, उनको तरक्की का जो माहौल है उसमें उसकी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं दिया गया। 70 साल में ये नहीं दिया गया। दिया क्या गया? भावनात्मक विषयों पे एक उनको आप उठा दो, उलझा के रखना। अरे 3 तलाक, नहीं 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 नहीं, ये इसको नहीं छुएंगे। जो मुल्क के माहौल की बात हम बार बार करते हैं साहब, उसमें कई बार ऐसी बातें आती हैं कि जो माइनॉरिटी तबका है, और ख़ासतौर से मैं मुस्लिम तबके की बात करूं, कि वो थोड़ा सा खौफजदा रहता है। जो घटनाएं हुई हैं, और उन घटनाओं को तो यहाँ पे आप मानेंगे नहीं बिल्कुल भी, तो वो जो घटनाएं हुई हैं सब वो तो हुई हैं, और उनका असर भी लोगों के ऊपर होता है, दिखता भी है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहा है कि भाई मदरसों को जो है वो, कुछ मदरसों को बैन किया जाएगा, वहाँ CCTV लगवा दीजिए, ऐसा माना जा रहा है कि मदरसों को बैन किया जा रहा है। तो जानबूझ करके जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, आपको लगता है कि माइनॉरिटी तबका, मुस्लिम तबका थोड़ा सा खौफजदा है? खुद का आकलन क्या कहता है आपका? मेरा खुद का आकलन कहता है कि राजनीति में मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा गया, इंसानों की तरह देखा ही नहीं गया। उन पर राजनीति जो है बहुत निम्न किस्म की हुई है। सरकारों का फर्ज ये था
कि उनको शिक्षा दी जाए, उनको व्यापार दिया जाए, उनको व्यवसाय दिया जाए, उनको तरक्की का जो माहौल है उसमें उसकी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं दिया गया, 70 साल में ये नहीं दिया गया। दिया क्या गया? भावनात्मक विषयों पे एक उनको आप उठा दो, उलझा के रखना। अरे 3 तलाक, नहीं 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 नहीं, ये इसको नहीं छुएंगे, हम आपके लिए रक्षक खड़े हुए हैं। तो भावनात्मक तौर पे जो विषय है, जो मजहब से जुड़े हुए हैं, जो मजहब से जुड़े हुए हैं या भावनात्मक विषय है ना, उनपे जो है उनको फॉल्स सेंस ऑफ प्रायोरिटी कि आपका महत्व जो है बाकियों से ज्यादा है, इसने उनका नुकसान करा है। शिक्षा में महत्व देते ना, मुझे अच्छा लगता, व्यवसाय में देते, व्यापार में देते, अपीजमेंट का नाम देते थे। लेकिन बीजेपी वाले, हाँ, अगर वो कुछ तालीम के मैदान में कुछ करना चाह रहे थे। अब आप सुनिए, हमने किस चीज को अपीजमेंट कहा है? हमने पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट जब कही है तो किस चीज के लिए कही है? हमने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमने हिंदू सिविल कोड नहीं कहा। माफ करिएगा, भाजपा ने कभी हिंदू सिविल कोड कहा है क्या? नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लेकिन सर एक आइन जो है, मेरी जो बात, आइन है वो सबको अपने अपने मजहब की तरह तौर तरीके से रहने की इजाजत भी तो देता है ना साहब। मेरी बात देखिए, पहले मेरी पूरी बात समझिए। भाजपा ने क्या कहा? यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, हिंदू सिविल कोड नहीं कहा। अच्छा, इस देश का जो संविधान है, कोई ऐसी चीज जो इस संविधान के खिलाफ हो कभी कानून बन सकता है क्या? कोर्ट किस लिए बैठी हुई है? लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा इस देश में। नहीं 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 नहीं, क्यों? क्योंकि ये एक भावनात्मक इशू बना दिया आपने। हिंदू पर्सनल लॉ को अमेंड कर दीजिए, सती थी गलत प्रथा, आपने बंद करी। आपने यहां तक कि जो अकाउंटिंग सिस्टम था उसको बंद कर दिया। आपने डाउरी को एंटी डाउरी एक्ट लिया, 10 रिफॉर्म्स हुए। वो सबके ऊपर है, लेकिन एंटी डाउरी तो सबके ऊपर है साहब। एक सेकंड सुनिए, आप रिफॉर्म्स, रिलीजियस रिफॉर्म्स लेके आए हैं, उसमें कभी कोई लेकिन मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड अगर कोई रिफॉर्म होगा, 498 के तहत अगर कोई मुकदमा होता है तो मुस्लिम के ऊपर भी होता है, कौन एतराज करता है? मेरी सुनिए पहले बात, मेरी आपसे मैं क्या कह रहा हूं, आप पहले पूरी बात समझिए। पूरी बात में जो एक्सक्लूसिवली चीज मुस्लिम समाज से आइडेंटिफाइड है, अगर उसकी रिफॉर्म की कोई बात करेगा, नहीं 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 नहीं, क्यों नहीं भाई? रिफॉर्म हो रहा है, रिफॉर्म इन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, और उसमें इसको रिलीजियस इशू बनाना, इसे माइनॉरिटी अपीजमेंट का इशू बनाना, ये कहां तक जस्टिफाइड है? सती जो थी, सती हिंदू था ना, सती मुस्लिम था, लेकिन रिफॉर्म हुआ ना। सक्सेशन जो था, सक्सेशन हमारा हुआ ना, ठीक है। हमारे यहाँ हिंदू एक्ट भी बना है, मैरिज एक्ट छोड़िए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली थी, उसमें महिला के पास हक नहीं था, ठीक है, हमने दिया ना, ठीक है। किसी का भी रिफॉर्म, इसीलिए मैंने कहा कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लेकिन आप जब उसको एक इमोशनल इशू बना देंगे कि नहीं नहीं, ये तो आपकी धार्मिक आज़ादी पर जो है कुठाराघात जो है ये हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं, और उस छलावे में और बहकावे में अगर जब समाज आता है ना, तो वो जो है वो वोट बैंक बन के रह गया है, उनमें ईमानदारी नहीं है। इसलिए मैं मुस्लिम समाज, और इसमें मेरा देखिए झगड़ा जो है ना, मुस्लिम समाज के 2 जनों से है, इनके इंटेलेक्चुअल से झगड़ा है और मुझे इनके क्लर्जीमैन से झगड़ा है। ये समाज का नेतृत्व इनके हाथ में है, और वो जब विक्टिम्स बनते हैं इस अपीजमेंट का, तो समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं। वो उनको फोरफ्रंट पे होके कहना चाहिए कि हमारे लिए जो प्रायोरिटी है वो इस समाज की इमोशनल अपीजमेंट नहीं है, ठीक है, इस समाज के वेलफेयर की हमारी प्रायोरिटी है, हमें वो करके दीजिए। हमारी भागीदारी कैसे क्रिएट होगी, हमें तो ये बताइए। हमें विकास में भागीदारी चाहिए, हमें शिक्षा में चाहिए, हमें व्यापार में चाहिए, हमें व्यवसाय में चाहिए। अरे ये मांग करो वो, लेकिन उनके मदरसे वो मदरसे चला रहे हैं, उनके ऊपर देश से कैमरा लगाया जा रहा है। आप अच्छा आप सुनिए, मदरसे का कैमरा, पहला इशू ये आया कि राष्ट्रीय गान जो है कोई मना नहीं करता सर, सब सारे स्कूलों में, सारे मदरसों में है वो। एक सुनिए प्लीज, एक सेकंड, इसको जल्दबाजी नहीं करिए। देखिए, हम लोग डिनाइल मोड में होंगे तो हम कभी भी विषय की सत्यता तक नहीं समझेंगे।
राष्ट्रगान जो है हमारे धर्म के खिलाफ है। ये किसी ने नहीं कहा सर? सुनिए, ये तो किसी का बयान आया ही नहीं। आप देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, नहीं, किसी का बयान नहीं आया। मैं आप जो है वो वंदे मातरम को लेकर के बात करते हैं सर। एक सेकंड भैया, मेरी बात पूरी सुन लो, फिर करना। अभी जल्दबाजी नहीं करो, इंटरव्यू हो रहा है, जल्दबाजी नहीं करो। हाई कोर्ट में जो पिटीशन डिसमिस करा गया, वो पिटीशन क्या था जरा एक बार पढ़ लो सर। सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बिल्कुल पिटीशन के बारे में बात बता रहा हूँ। सारे उलेमाओं ने उसकी मुखालफत की कि ये किसी ने भेजा ही नहीं था, उसको पता नहीं कौन था, वो चाह करके चला गया। अब देखो, एक चीज समझ लो, फिर मैं ये कहता हूँ चिद्दी मेरी पटवी मेरी। सर मैं उनकी बात बता रहा हूँ जो उन्होंने कहा है। सुनो, उस पिटीशन का मूल क्या था कि साहब, अगर ये हमारे धर्म के हिसाब से नहीं है तो हमारी धार्मिक आज़ादी है, और हम पे ये नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रीय गीत गाया जाएगा। सर मैं एक सेकंड बस आपको रोकूंगा। सुनो, अगर संगीत सोम पार्टी के आधिकारिक तौर पर स्पोक्स पर्सन नहीं है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि जो पिटिशनर था वो मुस्लिम समाज की तरफ से था? बहुत कैसे हो सकता है सर? बहुत अच्छा, सुनो, बहुत, आपने बहुत अच्छी बात करी कि फिर मेरा जो तर्क है, अब आप मान गए? हाँ बिल्कुल ठीक है, मेरा तर्क मान गए? मान गया सर, मैं तो तभी मान गया था। नहीं, अब आपने तर्क मान लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये तर्क जो है आज तक कोई मान के दिन था। संगीत सोम हर एक के लिए रेलेवेंट है, असली बात भूल जाते हैं। अब आ जाइए, नहीं है संगीत सोम के बयान के बारे में हमने क्या कहा? आपने स्पष्टीकरण दिया, कहा कि संगीत सोम का व्यक्तिगत बयान है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम समाज के, जो मैंने आपसे फिर कहा, इंटेलेक्चुअल्स एंड क्लर्जीमैन, होता क्या है? देखो, एक हम इनको कहते हैं वॉइस ऑफ सैनिटी, जिसको लिबरल्स कहते हैं, सब कहते हैं, हम कहते हैं वॉइस ऑफ सैनिटी। जब ये वॉइस सेलेक्टिवली एक्सप्रेस होती है ना, तो फिर इसका दम खत्म हो जाता है। ये यूनिवर्सली एक्सप्रेस होनी चाहिए हर विषय पे। उसकी जात ना देखो, उसका धर्म ना देखो। वो कहते हैं, हमारे कहते हैं जात ना देखो साथ की। जो विषय की सत्यता है उस पे जाओ, जहाँ बाकी जगह चुप हो जाते हो ना। देखिए, इसमें मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ, मुझे एक महमूद मदनी जो है मौलाना, मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूँ यहाँ पे आज। आतंकवाद को लेके जब आतंकवाद चालू हुआ तो सब चुप हो गए, क्योंकि जब आतंकवाद में जिहाद का नाम लिया गया तो समाज में ये भ्रमता रही कि भाई इसका समर्थन करना है या इसकी खिलाफत करनी है, और सब चुप रह गए। नतीजा क्या हुआ? मुस्लिम समाज कटघरे में खड़ा हो गया। हर आतंकी घटना में मुस्लिम समाज जो है कटघरे में खड़ा हो जाता। महमूद मदनी ने कहा, आतंकवाद जिहाद नहीं, फसाद है, और इसको फसाद कहना जिहाद है। वो अभिव्यक्ति हुई। देश में हर नागरिक आतंकवाद को जबकि भर्त्सना कर रहा था, तो मुस्लिम समाज ने भी इसके बाद खुल के भर्त्सना करी, और फतवे भी जारी हुए उसके खिलाफ। वही, उसके बाद क्या कोई कटघरे में खड़ा हुआ? कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान खड़ा हुआ। सच बात है। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे जो कष्ट है, मुझे कष्ट है कि आज मुस्लिम समाज को, जो ये कट्टरपंथी हैं, इनकी हरकतों की वजह से, और जो इस समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, जो इस समाज के इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो इसके क्लर्जीमैन हैं, उनकी चुप्पी ने नुकसान पहुंचाया, समाज को बहुत बड़ा नुकसान। बिल्कुल ठीक है। और इस समाज को मुख्य धारा से अलग ना करो भाई। ये समाज मुख्य धारा का अंग होना चाहिए, और ये तब अंग होगा जब ये वोट बैंक पॉलिटिक्स में गिनी पिग नहीं बनेगा। आप एक षड्यंत्र के शिकार हो, वोट बैंक पॉलिटिक्स की षड्यंत्र के शिकार। ये समझना पड़ेगा कौम को, मुस्लिम समाज को। बिल्कुल ठीक है, कौम को समझना पड़ेगा, और यहाँ के जो नेतृत्व है, यहाँ के चाहे वो धार्मिक नेतृत्व हो, चाहे यहाँ के इंटेलेक्चुअल नेतृत्व हो, इसको समझ के इसको अपने को बदलना पड़ेगा। ठीक है साहब, ये बताइए, मैं अगर थोड़ी सी सियासी बात करूं, चूंकि आपका जो पूरा करियर है और आपने स्टूडेंट लाइफ से ही सियासत में कदम रख लिया था, तो अभी तक का जो ये पूरा करियर है, कितने उतार चढ़ाव आपने देखे, और क्या क्या लगा कि कई मौक़ों पर जो दोस्त थे वो दुश्मन हो गए और जो दुश्मन थे वो करीब आ गए? थोड़ा सा मतलब जीवन का अनुभव देखने को मिला होगा। एक बड़ा अच्छा शेर था, क्या बताएं प्यार की बाजी। वाह, क्या बताएं प्यार की बाजी, वफा की राह में कौन जीता कौन हारा, ये कहानी फिर कभी। चूंकि नॉर्थ ईस्ट का प्रभारी आपको बनाया गया था, और जो आपके सियासी गुरु कहे जाते हैं या माने जाते हैं, उन्होंने मुखालफत शुरू कर दी थी। देखिए, मेरे सियासी गुरु जो थे वो प्रमोद महाजन थे। एक लंबे अरसे तक उनके साथ मैंने काम करा, बहुत कुर्बत थी उनके साथ। हाँ, बहुत थी, और बहुत सीखा।
और मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि उनकी सोच, तो दूसरे सियासी गुरु थे, चलो मैं ये ऐसे बोल देता हूँ, उनकी सोच और उनकी कार्यशैली और क्षमता वो अद्भुत थी। बाकी देखिए, नॉर्थ ईस्ट में मेरा एक भावनात्मक लगाव रहा है। मैं 2002 से नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहा हूँ, जिस समय दिल्ली में सत्ताधारी थे हम लोग। अब आप सोचिए, दिल्ली की गलियां छोड़ के कोई नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में अगर जा रहा हो तो कुछ तो वो कोई राजनीति के लिए नहीं जाएगा, वो भावनात्मक अपनी संतुष्टि के लिए जाएगा। क्योंकि मुझे लगता था कि हिंदुस्तान के मानस में कलकत्ता के आगे तो कुछ है ही नहीं हिंदुस्तान। जैसे एक ज़माने में मद्रास साउथ हो गया था, वैसे ही कलकत्ता जो था वो हिंदुस्तान का आखिरी कोना था। तो नॉर्थ ईस्ट जो था वो हिंदुस्तान के मानस का अंग ही नहीं था, और इसलिए मैं उससे जाके जुड़ा और वहाँ काम करा और बहुत संतुष्टि होती है। और आज इस सरकार का जितना ध्यान केंद्रित है नॉर्थ ईस्ट पे, उसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में भी एक भावना है कि वो हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है और हिंदुस्तान के लोग और वो एक दूसरे के पूरक हैं। ये बड़ा एक संतुष्टि का विषय है। क्या लग रहा है, मतलब सियासत की अगर हम बात करें तो सुधांशु मित्तल अब किस मुकाम तक पहुंचने की जद्दोजहद में है, कोशिश में है, या महत्वाकांक्षाएं जो है वो क्या है? सियासत के दो अंग होते हैं, एक होता है आपका पैशन, एक होता है प्रोफेशन। जहां सियासत आपका पैशन होगा वहां पे आप अपनी भावनाओं की और अपने विचारों की अभिव्यक्ति देखते रहते हैं, काम करते रहते हैं। और जहाँ प्रोफेशन हो जाएगा तो वहाँ तो आप प्रोग्रेशन देखेंगे कि सीढ़ियाँ और पायदान कैसे चढ़ना है। मेरे लिए प्रोफेशन नहीं है, और वही मेरे लिए सबसे संतुष्टि का विषय है। मुझे ये पायदान और सीढ़ियाँ चढ़ने का कोई शौक नहीं है। शौक है। हमसे बात की सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। तो ये थे सुधांशु मित्तल जी। सीधी बात और साफ सपाट बात कहने में, या फिर काजा बेबाक बात कहने के लिए पहचाने जाते हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी पहचान भी है। और सियासत को ये प्रोफेशन नहीं बल्कि पैशन के तौर पर लेते हैं। बेबाक बात आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।